अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ मेजर इज़ माइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और थैंक यू जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट तो मत कीजिएगा, वैसे ही बता दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांग जी ने सोच लिया था कि वो किसी भी हाल में उशियान की शादी तो किसी और से नहीं होने देगा, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। और उसकी फीलिंग्स जो कि जितनी न्यू थी उतनी ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था और उसका तो दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। कुछ ही दिन में तो उसके फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम्स होने वाले थे और उसका ध्यान बस इसी बात पे था कि कहीं कोई चुड़ैल, कोई कमीनी, कोई मिसलिंग आके उसके मेजर को उससे छीन ना ले। और क्या ही वो कर सकता था सिवाय दुआएं करने के। और अभी तक पापा ने कोई लड़की सिलेक्ट भी तो नहीं की थी। और वो शियान को भी तो देखो कितना मिसना है ना, जो उसके साथ एक दो बार किस करके उसे मार्क करके कैसे या एक नन्हे छोटे काके की तरह किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वांग जी को, हद से ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। और उसे आना भी चाहिए, ऐसे भी क्यों करता है क्या, नहीं करना चाहिए। वो शियान को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके पेपर्स जैसे तैसे करके हो ही चुके थे और इस सारे टाइम में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी वो शियान का सार खाने में और उससे चिपकने में। मुशियान जो कि उससे कोशिश करता था इग्नोर करने की, लेकिन वो वांगजी क्या, वो तो ऐसी बला थी जो कि अब मुशियान के सार पाड़ ही चुकी थी और हमेशा ही उसके साथ ही चिमटी रहती थी। और आज उसका लास्ट पेपर भी हो चुका था। वो तो खुशी के मारे जैसे किसी जोंक की तरह उसके साथ ही लिपटा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। फाइनली मैं आज़ाद हो गया और अब मैं फर्स्ट ईयर में जाने वाला हूँ। और मैंने सोच लिया है मैं किसी आर्मी के हाई स्कूल में दाखिला लूँगा या फिर कॉलेज में। कितना मज़ा आएगा ना, है ना वशियान? क्या तुमने बोला? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं, तुमने मुझे वशियान बोला, आगे कुछ नहीं बोला। क्या मैंने बोलना था आगे? आपका ये तो यही नाम है ना, तुम मुझे गगा कहते हो। अरे हाँ, याद आया। वो शान गाड़ी कहाँ से आ गई? ये किसकी गाड़ी है? वो एकदम जैसे आधा लफ्ज़ छोड़ के बाहर ही भाग गया था, क्योंकि बाहर तो कोई नई नवेली गाड़ी आके रुकी थी और वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे उसकी दो और बहनें भी आके रुकी थी, वो 3 गाड़ियाँ ही थीं। और वो शान भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आया था। कौन ही लोग थे जो अचानक से उनके घर बिन बुलाए मेहमान की तरह नाजिल हो रहे थे। लेकिन वो बिन बुलाए थे या नहीं थे ये तो भी चल के पता ही चलने वाला था। उस गाड़ी से एक आदमी निकला था, फिर उसके बाद एक औरत भी निकल आई थी, और फिर उसके बाद 2 लड़कियां जो कि एक कुछ जवान थी और एक कुछ बचपन और जवानी के बीच में स्ट्रगल कर रही थी। और उनके साथ 2 लड़के भी निकल आए थे जो देखने में ट्विनी लग रहे थे। इतने सारे लोग उनके घर में क्या ही करने आए थे। वांग जी एकदम से आगे बढ़ा। हेलो अंकल आंटी, आप यहाँ पे हमारे घर में किस खुशी में आए हैं? मुझे लगता है आप हमारे घर का रास्ता ऐसे ही भूल गए होंगे, लेकिन हमारे तो कोई रिलेटिव्स नहीं है जो हमारे घर आए। और आपको हम जानते नहीं है, कौन है आप? इन्हें मैंने बुलाया है। और तुम हर वक्त बिना सोचे समझे ज़ुबान मत चलाया करो। पापा जो कि पीछे से आ गए थे और उन्होंने वांग जी का कान ही खींचा था। आइए मिस्टर किम। मिस्टर किम, ये कौन है पापा? वो शियान ने भी आप पूछ ही लिया था। अरे ये तुम्हारे होने वाले ससुर और ये तुम्हारी होने वाली सास, वो तुम्हारे साले, ये तुम्हारी बीवी और वो तुम्हारी छोटी साली। पापा ने तो जैसे एकदम से रिश्ता पक्का ही कर दिया था। और मुशियान तो चुप हुआ था, लेकिन वांग जी के तो जैसे तोते ही उड़ गए थे। क्या? इनका ससुराल कहाँ से आ गया? इनकी तो शादी नहीं हुई। आपने शादी क्यों की? कब की? मुझे बताया क्यों नहीं? और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, कैसे हिम्मत हुई आपकी शादी करने की? वो एकदम जैसे गुस्से से लाल आंखें लिए वो श्यान से लड़ना ही शुरू हो गया था। और वो श्यान ने एकदम उसे चुप करवाया। चुप करो बोबो, कोई शादी नहीं की मैंने। और आए वेलकम। वो श्यान अब अंदर ही चला गया था और अंकल आंटी अपनी फैमिली के साथ भी अंदर ही आ रहे थे। मामा जो कि पहले से ही
ना जाने सुबह से क्या कुछ ही तैयार खा रही थी। और वांगजी ने तो यही सोचा था कि शायद उसके एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में मामा उसको ट्रीट देने वाली हैं, लेकिन ये ट्रीट कोई और ही खाने वाला था और साथ में उसकी ट्रीट भी कोई लेके चला जाएगा। ये सोच के तो जैसे उसका दिल चाह ही रहा था। वो सारे लोग बैठ चुके थे और वो शान भी एक साइड पे बैठ ही गया था। और वो अंकल भी पापा की तरह ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और शायद पापा के कोई भूले बिसरे बटालियन के साथी थे। और उनकी बात हो गई। उन्होंने बोला कि वो अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा हैंडसम सा दामाद ढूंढ रहे हैं। और पापा ने जल्दी से बस वो शियान को पकड़ के आगे कर दिया था। और उन्हें भी तो वो शियान अच्छा ही लगा था ना, उनकी बेटी मोना के लिए। और वो शियान जो कि अभी तक चुपचाप था, उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर उसे वांगजी से बच के रहना है, उसकी अकल ठिकाने लगानी है, तो किसी ना किसी को तो अपने साथ रखना ही पड़ेगा। सब बैठ के बातें कर रहे थे और वांगजी जो के ज़बरदस्ती बस अपने गुस्से को कंट्रोल ही कर रहा था। और कोई और था जो कि वांगजी के इस बिहेवियर को नोट कर रहा था। वो मोना की बहन ही थी मिनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गौर से वांगजी की तरफ ही देख रही थी। हेलो। हाँ हेलो, क्या है? वांगजी जैसे खा जाने वाला ही था उसे। मैं मिनी हूँ। हाँ मिनी हूँ, देख के पता चल रहा है कितनी छोटी सी हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं मिनी हूँ, मेरा नाम है मिनी। ओह अच्छा, मैं बोबो हूँ। बोबो? बोबो क्या नाम हुआ? क्यों, जैसे तुम मिनी हो सकती हो, मैं बोबो नहीं हो सकता क्या? हाँ हो सकते हो। वांगजी जो साइड पे ही खड़ा था, उस लड़की ने आके उसे डिस्टर्ब भी कर दिया था, जो कि वो शिहान की ना होने वाली साली होने वाली थी। वैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं गगा? ए खबरदार, मुझे गगा बोल के मेरी क्लास लेने की कोई कोशिश मत करना तुम, समझ गई तुम? ये वर्ड सुनते ही तो जैसे वांगजी के तन बदन में आग ही लग गई थी। अभी थोड़ी देर पहले तो ये वर्ड ना बोलने की वजह से उस शान ने उसे डांटा ही था। अच्छा तो क्या बोलूँ मैं आपको, वैसे भी हम रिश्तेदार होने वाले हैं ना। कोई रिश्तेदार नहीं होने वाले, समझ गई तुम, और मेरे पीछे अब मत आना। वो वहाँ से अब अपने रूम की तरफ ही चला गया था, उसे सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो जाके अब प्लान ही सोचने वाला था कि वो कैसे इस बिल बतौड़ी को, यानी कि उस मोना को, अपने वो शान की लाइफ से दूर भगाए। और वो बिल बतौड़ी अकेली थोड़ी थी, उसके साथ उसकी अम्मा अब्बा और दो अदद हट्टे कट्टे भाई भी थे, जो कि वांगची को देखने में पता चल रहा था कि दोनों ही अल्फा हैं। हाँ वो कुछ ज़्यादा ही रौबदार थे। और वांगची जो कि उनके सामने बेचारा छोटू सा ही लग रहा था, उसे कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठ के ही चला आया था। हेलो। वो फिर से आ गई थी। वांगजी जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ था एकदम उछल ही पड़ा था। तुम यहाँ पे मेरे रूम में क्या ही कर रही हो? वो वहाँ पे सब बड़े लोग बैठे हुए थे तो मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा चले आपसे बात कर लूँ। वैसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? तुम्हें क्या? अरे बता देना, कुछ नहीं होता। लड़की जो कि कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी और वांगजी को अब थोड़ी कर्टसी निभानी पड़ी। साइंस रखी है मैंने। अरे वाह, मुझे भी साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास तौर पे बायो। अरे वाह, मुझे भी बायो बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा फेवरेट? बायो में क्या ही पढ़ती हो तुम? मैं रिप्रोडक्शन पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओह रिप्रोडक्शन। हाँ, वांगजी को अब शरारत ही सूझ रही थी। तो रिप्रोडक्शन में तुमने क्या ही पढ़ा था? कौन सा एनिमल देखा था तुमने? वहाँ पे मैंने रैबिट पढ़ा था, और हाँ मैंने मेंढक के बारे में पढ़ा था। अरे वाह वाह, तो वो देख के तुम्हें किसी की याद नहीं आई क्या? याद क्यों आएगी किसी की? अरे तुमने कभी गौर से देखना था ना, वो सेम हूबहू तुम्हारे जैसा लगता है। उसने जैसे उसका मजाक ही उड़ाया था, और मिनी जो के बजाय गुस्सा होने से जैसे ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगी थी। और वांगजी जो कि हैरान हुआ था, कोई बेशर्म और ढीठ किस्म की लड़की थी जिसको अपनी इंसल्ट होने पे हंसी आ रही थी। हाँ सच कह रहे हैं, वो तो मेरे जैसे ही लगता है, क्यूट होता है ना वो। और वैसे भी मुझे तो मेंढक बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो ब्रेकफास्ट में भी खाती हूँ, और डिनर में मामा मेरे लिए बनाती हैं, वो बहुत पसंद है मुझे। और वो तुम्हारी सिस्टर वो भी खाती हैं क्या? हाँ बहुत शौक से। हम तो सब खाते हैं, सब खाते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया। वांगजी तो एकदम जैसे खुशी से उछल ही पड़ा था। उससे पता चल गया था वो शियान जो कि इन चीज़ों से कितना ही ज़्यादा डरता है। और
उसके ना होने वाले ससुराल में तो ये सब खाया जाता है। वो खुशी से उठ बैठा था और उसने एकदम से लड़की के आगे हाथ ही बढ़ा दिया था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। फ्रेंड्स? हाँ हाँ, क्यों नहीं फ्रेंड्स। लड़की ने उसका हाथ पकड़ के जैसे उसे अपनी तरफ खींच लिया था और वो एकदम उसके ऊपर ही जा गिरा था और उसने सीधा उसे हक ही काट लिया। ये फ्रेंडशिप वाला हक हमारा। और उसने जाते जाते लगे हाथों उसके गाल पे एक छोटी सी किस भी काट दी थी और वांगजी जो के झटपटा ही गया था। ये लड़की तो उसकी भी अम्मा थी, जो कि ठरकी पान में सारी हदें पार ही काट चुकी थी। वो जल्दी से उठा था और उसे लेके बाहर आया। मामा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अंकल और आंटी के लिए स्पेशल ट्रीट तैयार करें। आप वो मेंढक वाली बिरयानी बनाए ना। क्या? वो शियान जो कि एकदम पानी पी रहा था, उसका सारा पानी तो जैसे अंकल के ऊपर ही गिर गया और अंकल जो कि उसे देख रहे थे। हाँ, आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी अंकल। वो अब जल्दी से उनका कोट ही साफ करने लगा था और मोना जो कि मुंह नीचे किए पास खी कर रही थी। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या कोई खाने की चीज़ें हैं? उसने बोला था और वांगजी एकदम से होश होके बोल रहा था। अरे क्यों नहीं, ये मिनी है ना, इसने मुझे बताया कि अंकल आंटी की फैमिली में सब बहुत शौक से खाते हैं, तो क्यों ना उनकी पसंद की चीज़ें बनाएं। मामा आप फिक्र ना करें, बेशक मुझे चाहे कितनी ज़्यादा नफरत हो, मैं अभी जाता हूँ अंकल के साथ और मैं ले के आता हूँ। 2 किलो काफ़ी होंगे ना, वो बोल रहा था और सबके जैसे मुँह ही बन गए और अब अंकल उसे घूर के ही देख रहे थे। हाँ ठीक है, हम खाते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि तुम लोग हमारे लिए बनाओ। और वैसे भी जब मोना तुम लोगों के घर में आ जाएगी तुम्हारी भाभी बन के, तब वो वही कुछ करेगी जो तुम लोग चाहोगे। वो अपनी पसंद नापसंद को बदल लेगी और एक अच्छी वाइफ को तो ऐसे ही होना चाहिए ना, जो अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करे। वो बोल रहे थे और मोना ने बस सार हिलाया और वो शियान कैसे ही अब तारीफी नज़रों से मोना की तरफ देख रहा था। और वांगजी उसका आधा मुंह जो कि अभी भी बना था वो फिर से जल गया था। वो फिर से मुंह बना के अंदर ही चला गया था। पहली चाल नाकाम हो चुकी थी। अब क्या ही होने वाला था उसके साथ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लोग जो कि बात करके और वो शियान को देख के जा ही चुके थे और वो शियान ने उनको बता दिया था कि वो इनका अडॉप्टेड बेटा है, उसका अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मामा पापा का है और वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहता है। इसलिए जब कभी उसके पास पैसे होंगे या जब उसे आर्मी की तरफ से कोई घर मिलेगा तो वो तब मोना को लेके वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तब तक वो कोई किसी किस्म की उनको गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। और उन्हें ये अच्छा भी लगा था कि उसने सच बोला और वो जानते ही थे ना उसका सच कि वो कौन है और उन्हें कोई भी मसला नहीं था। और वो शान को यही बात तो अच्छी लगी थी ना उन लोगों की, वो कितने ही अच्छे थे जो उसके लिए अपनी बेटी को चेंज होने का कह रहे थे। और मिनी भी कितनी अच्छी थी जो कि उसके पीछे पीछे ही रही थी और भैया भैया बोलते तो उसकी जुबान नहीं थकती थी। और वो बहुत ज़्यादा पुरसकून हो गया था, उसे अच्छी ससुराल मिलने वाली थी और एक अच्छी बीवी भी जो कि उसका साथ देगी, उसको समझेगी। और वो बस ऐसे ही अब बैठा हुआ था। फाइनली वांगजी नाम की भलाप उसके सर से उतरने वाली थी, लेकिन ये उसका ख्याल था वांगजी कभी नहीं उतरेगा। वो वैसे ही बैठा अब टीवी को देखे जा रहा था जब वांगजी उसके पास ही आके जैसे सोफे पे गिर ही गया। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। क्या नहीं अच्छा कर रहा? ये चैनल पसंद नहीं है तो और लगा दूँ? मैं चैनल की बात नहीं कर रहा। आप एक काम से क्यों ही शादी कर रहे हैं? मत करें ना। और वैसे भी आप शादी करके उनको कहाँ ही रखेंगे, वो सर्वेंट क्वार्टर में या फिर अम्मी जान के पास रखेंगे? रख लूँगा, तुम्हें क्या मसला है? नहीं मुझे मसला है, क्यों नहीं है। वो जो मिनी है उसको मैंने फ्रेंड बनाया है और अपनी फ्रेंड की बहन के लिए मैं अच्छा चाहता हूँ। अच्छा, एकदम से तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल हो गया उनका। हाँ तो क्यों ना हो, ख्याल तो होना ही है ना। हाँ, और मेरी ना होने वाली सौतन जो है वो। क्या? क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, 100 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी वो तो बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए सब अच्छा हो। हाँ ठीक है, वो सिस्टर है तो मैं भी तो तुम्हारा। हाँ बस कोई नहीं, आप जाएँ यहाँ से। वो शान को एकदम से बुरा ही लग गया था। हाँ, ये उसी के बाप का तो घर था और वो उसको निकल जाने के लिए बोल रहा था। वो एकदम से रिमोट को रख के बस खामोशी से उठने वाला था और वांगजी को अपनी गलती का एहसास हो ही गया।
क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? न्यूज़ नहीं देखेंगे? नहीं, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी ये मेरा घर नहीं है, मेरी जहाँ पे जगह है मैं वहीं जाऊँगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा घर, तुम्हारा टीवी, तुम्हारा सोफ़ा यूज़ किया। सुने ना, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे मत करें, नाराज़ नहीं हूँ। आई एम सॉरी। वो एकदम जैसे उसे पीछे से आगे काट चुका था और वो शान जो कि वहीं खड़ा रह गया था। तुम पहले सोचते नहीं हो, बोल लेते हो, काम काट लेते हो और बाद में तुम्हें सॉरी बोलना याद आ जाता है। कुछ चीज़ों के लिए सॉरी काफ़ी नहीं होता और बहुत देर हो जाती है। आई एम सॉरी ना, मैंने जो बोला उसका ये मतलब नहीं था। मैं नहीं बोलूँगा, आई एम सॉरी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें और नाराज़ होके मत जाएँ। हम यहीं बैठेंगे, आपकी वो बोरिंग वाली न्यूज़ भी देखेंगे। ठीक है, बैठ जाए ना। वो उससे खींच रहा था लेकिन वो शान वहीं खड़ा था। आप आ भी जाएँ ना, मुझ में इतना ज़्यादा दम नहीं है कि मैं आपको खींच के गिरा ही सकूँ। हाँ, दम नहीं है, तो आर्मी वाले कैसे बनोगे? तो फिर मुझे सिखाएँ ना, कैसे ही लगाना है ज़ोर और कैसे ही आपको खींचना है ताकि मैं आपको अपनी तरफ खींच सकूँ। क्या बोला? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो कैसे मैं आपको खींचूँ? मतलब मुझ में भी कैसे पावर आएगी? आप मुझे सिखाएँगे तो मुझे पता चलेगा ना। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें सुबह जाने से पहले एक्सरसाइज़ करवाया करूँगा और तुम मेरे पास आ जाया करना, फिर हम दोनों वर्कआउट करेंगे और अच्छी बॉडी-शॉडी बना लोगे तुम भी, अच्छा लगेगा तुम्हें। उसने एकदम जैसे उसकी चेस्ट पे एक पंच मारा था और वांग जी ने एकदम जैसे हाथ ही रख लिया। हाय! कितना दर्द हो रहा है मुझे। क्या हो गया तुम्हें पोपो? क्यों लड़कियों की तरह ही रिएक्ट कर रहे हो? नहीं, आपने मुझे मारा, मुझे दर्द हुआ यहाँ पे सच में। बस बन गए तुम फौजी। इतने-इतने छोटे दर्द पे रोते-पीटते रहोगे ना, तो हो गया काम तुम्हारा। मेरा काम तो पहले ही हो चुका है। हाँ, मैंने बोला काम तो पहले ही हो चुका है, पढ़ने-लिखने वाला तो बाकी काम भी हो ही जाएगा और आप हो ना मुझे ट्रेन करने के लिए। हाँ, वो तो है। चलो न्यूज़ का टाइम हो गया है और आइंदा से अगर तुमने मुझसे बदतमीज़ी की तो मैं सच में यहाँ पे नहीं आऊँगा, वहाँ पे ही रहूँगा। ऐसा क्या? मैं आपको ले ही आऊँगा। समझ गया। उसने उसे अब खींच ही लिया था और अपने पास बिठा लिया था। मामा-पापा जो के रूम में बैठ के वो शियान की शादी और रिश्ते की प्लानिंग ही कर रहे थे और वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे टीवी लाउंज में। कोई वहाँ पे आने वाला नहीं था और वांग जी ने आराम से जैसे उसके कंधे पे सारी रख लिया था और वो उसके बाजू को हग करके अब वैसे ही टीवी की तरफ देख रहा था। उसे क्या ही लेना देना, कौन मार गया, किसने किसको मार डाला, कौन किसके खिलाफ क्या ही साजिशें कर रहा है, कौन सी कंट्री किस मुल्क के साथ रहना चाहती है और कौन सी कंट्री कौन से अलायंस से निकल ही रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस इतना पता है कि वो मर गया है वो शान के ऊपर, उसे वो शान के साथ रहना है, वो शान की शादी तुड़वानी है और उसे अपने साथ फिट करना है, बस उसे यही पता है। और अगर वो शान को ये बोरिंग और घिसी-पिटी चीज़ें पसंद है तो वो भी उसके साथ यही सब देखेगा। और वो अंकल बोल के गए थे ना कि अच्छी वाइफ़ तो वही होती है जो अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर ले। तो वो भी अब अच्छी वाइफ़ बनने की ट्रेनिंग आज से शुरू कर देगा। सुबह भी हो ही गई थी और वांग जी जो कि नन्हे-मुन्ने से कपड़े पहन के अब एकदम रेडी-शेडी था अपने वो शान के पास जाने के लिए और मामा जो कि उसकी तैयारियां देख के हैरान थी। कोई जिम जॉइन कर लिया तुमने क्या? हाँ, नहीं जिम नहीं जॉइन किया, मैं बस उनके साथ ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। किसके साथ? वो आपके बड़े बेटे के साथ और किसके साथ? अच्छा मैं चलता हूँ। और ये तुमने क्या ही पहन रखा है? उन्होंने उसकी शॉर्ट्स की तरफ देखा था जिसमें उसकी वाइट लेग्स जो कि कुछ ज़्यादा ही रिवील हो रही थी और ऊपर वाली हाँ, ऊपर वाली अंडर शर्ट जो कि कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट थी, बाजू थे उसके थे ही गायब और नेक जो कि काफ़ी डीप थी और मामा को अजीब-सा ही लग रहा था उसे ऐसे देख के। क्या हुआ मामा? लड़का हूँ मैं, क्यों ही ऐसे देखे जा रही हैं मुझे? हाँ, जाओ, कोई मसला नहीं, जाओ। मामा को खुद ही घबराहट हो रही थी और वो तो उसकी सच्चाई जानती थी, चाहे वो खुद को कितना ही अल्फा समझे और वो चाहे उसे कितना भी सबक पढ़ाए, लेकिन वो तो जानती थी वो कौन है, क्या है और वो डर ही रही थी उसे ऐसी हालत में बाहर भेजने पे, लेकिन उसे क्या ही बोल सकती थी। वो शान जो कि
बस पुशअप ही कर रहा था और वांग जी भी वहाँ पे पहुँच ही गया था। आ गए तुम? और ये तुमने इतनी ठंड में क्या ही पहना हुआ है? तुम्हें सर्दी नहीं लग रही क्या? अरे सर्दी कैसी, अभी गर्म हो जाऊंगा ना। आप हैं ना मुझे गर्म करने के लिए। हाँ, मैं तुम्हें वर्कआउट करवाऊंगा, सारी तुम्हारी सर्दी निकल जाएगी। सही बोला तुमने। चलो वो वेट उठाओ। उसने एक वेट उठाने की कोशिश की थी लेकिन वो तो कुछ ज़्यादा ही हैवी था। क्या हो गया तुम्हें? ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझसे नहीं उठ रहा। अच्छा दोनों हाथों से उठा लो ना, क्या ही कर रहे हो तुम? मुझसे नहीं उठ रहा, मैं क्या करूँ? ट्राई करो, कोशिश करो। कौन हो तुम? फौजी की बेटी हो ना? तो फौजी बनने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, उठाता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं। उसने अब दोनों हाथों से उसको उठाने की कोशिश की थी और वो उठा भी रहा था। ओए ऐसे नहीं करो, अपना बाजू ऐसे सीधा रखो, ऐसे तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। ऊशियान जो कि उससे पीछे से आके अब हेल्प भी कर रहा था और वो उसका हाथ पकड़ के उसको वेट उठाने में हेल्प कर रहा था और वांगजी जो कि अजीब तरह की फीलिंग का शिकार हो गया था। उसका ड्रेस जो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट था और वो शान जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही करीब था। वो उसकी कम बॉडी तो जैसे वांगजी को अलग की फीलिंग दिलवा रही थी और वो शान को फिर से जैसे एकदम से वही सेंट आना फील हो गई थी। उसने जल्दी से उसे इग्नोर करना चाहा था लेकिन वो क्या ही करता। बस नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला ही मामला हुआ था। वो ऐसे ही उसको बस हेल्प कर रहा था कि एकदम से वांग जी का ध्यान जो कि वेट से ज़्यादा शान पे था और उसका बैलेंस लूज हुआ और वो एकदम पीछे ही जा गिरा था और वो अकेला नहीं गिरा था। उसने वो शान को भी अपने साथ ही गिरा लिया था। वो शान नीचे और वो उसके ऊपर ही गिर चुका था और वो वेट जो कि सीधा अब शायद कहीं और ही लगने वाला था, उसने जल्दी से उसे उठा लिया। आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? वो वैसे ही उसके ऊपर लेटा जैसे पूछ रहा था। नहीं लगी लेकिन मेरे ऊपर से उठो, तुम क्या ही कर रहे हो? मैं कोई डेड हूँ या गधा हूँ तुम्हारा, जिसके ऊपर तुम ऐसे लेटे हुए हो? अरे हाँ, उठ तो रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। वो उठने की कोशिश कर रहा था और उसने एकदम जैसे उसकी डिंग डोंग वाली मशीन पे हाथ रख दिया था। ये ज़मीन को क्या हो गया? पागल दफ़ा हो यहाँ से, ये ज़मीन नहीं कुछ और है। उसने एकदम से उसे धक्का दिया था और अब उसको उठने में हेल्प कर ही दी थी और वो एकदम से कैसे रेडी पाट चुका था। मुझे लगता है शायद मैंने किसी स्टोन को ही टच कर लिया होगा। यहाँ पे स्टोन तुम्हारे अब्बा ने ला के रखे हैं। चलो फिर से उठाओ उसे, बल्कि रहने दो, तुम पुशअप ही करो। तुम्हारा वेट उठाते-उठाते मैं खुद कुछ ना कुछ उठा बैठूँगा। वो मुँह में बड़बड़ाया था और तभी वहाँ पे 2 जिन भी आ ही गए थे, जो कि वो शियान के होने वाले साले ही थे और वो सुबह-सुबह क्यों ही आए थे, ये ना वो शियान को पता था, ना ही वांगजी को। हाय काका, कैसे हो आप? वो शियान की तरफ बढ़े थे और उन्होंने उससे हाथ ही मिलाया था। हाँ ठीक, तुम लोग कैसे? मैं यहाँ से बस जॉगिंग करने ही आया था और आपको पता नहीं है, हम शायद पहले मिले नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ पे नज़दीक में ही रहते हैं। अरे वाह! ठीक हो गया। तो हम जॉगिंग करने आए थे और आप क्योंकि आप हमारे होने वाले ब्रदर इन लॉ हैं तो हमने कहा चलें आपके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। वो दोनों बोल रहे थे और फिर उनकी नज़र जैसे वांगजी पे गई थी। वांगजी जो कि पुशअप ही कर रहा था और उसकी छोटी-सी शर्ट जो कि अब बाहर-बाहर नीचे ही हो रही थी और उसकी बॉडी जो कि उन्हें अच्छे से ही नज़र आ रही थी। ओह! हाय क्यूटी बोबो, कैसी हो तुम? बोबो जो कि एकदम खुद को क्यूटी बोलने पे जैसे जाली गया था। हाँ, मैं ठीक हूँ बड़े भैया जानी, और मैं कोई क्यूटी नहीं हूँ। मुझे क्यूटी मत बोलें, मैं कोई लड़की या ओमेगा नहीं हूँ, समझ आई आपको? मैं एक अल्फ़ा हूँ। उसने जैसे मुँह ही बनाया था और वो सब उसकी बात सुन के हँस ही पड़े। अरे हाँ, हमने कब बोला कि तुम लड़की हो, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट हो। वो उसकी तरफ देख रहे थे और बोबो को उनका देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब उसे एहसास हो रहा था अपने इन छोटे कपड़ों का, जो कि कुछ ज़्यादा ही छोटे थे और वो शियान देख रहा था वो कैसे डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रहा है। अरे चलो ना अंदर चलो, कोई चाय वगैरह? नहीं, हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। बाय बोबो।
वो बोबो की तरफ हाथ तौर पे ही देख के बोल रहे थे और बोबो को जैसे उनकी नज़रें चुभती हुई फ़ील हो रही थी। हाँ, बाय, बाय-बाय, जाएँ और फिर ना आएँ। उसने आधी बात तो मुँह में ही बड़बड़ाई थी। वो चले गए थे और ईशान उसको देख ही रहा था। और ये तुम्हें कोई ढंग के कपड़े नहीं मिले? आइंदा मैं तुम्हें इन कपड़ों में बिल्कुल ना देखूँ। तुम्हें नहीं पता क्या कैसे-कैसे लोग होते हैं और शर्म ही नहीं आ रही तुम्हें? क्या ही पहन के आ गए हो तुम? बिल्कुल मैं आइंदा ऐसे कपड़ों में नहीं देखो तुम। दफ़ा हो जाओ अंदर यहाँ से। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, बस यही तुम्हारी गलती है और जो करना होता है वो तुम करते नहीं, जो नहीं करना होता वही तुम कर देते हो। चलो यहाँ से, निकल जाओ और जाके अपने कपड़े चेंज करो और खबरदार, जो तुम दोबारा से ऐसे वाहियात कपड़े पहन के बाहर निकल आए। अरे मैंने क्या किया? आप एकदम से गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं जब पहले आपके सामने था तब आपने कुछ नहीं बोला और अब आप एकदम से मुझे डाँटने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट आपको तो उन लोगों को डाँटना चाहिए था, जो मुझे ऐसे बस खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। हाँ, तब मुझे फ़ील नहीं हुआ था क्योंकि तब मेरे साथ थे तुम, मेरे सामने थे और मुझे तुम बुरे नहीं लग रहे थे। लेकिन जब उन लोगों ने तुम्हें ऐसे देखा तो मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुआ। समझ गए तुम? और मैं तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं दूँगा, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूँगा कि तुम ऐसे किसी के सामने अपनी बॉडी रिवील करते फिरो। समझ गए तुम? वो एकदम से गुस्से में ही आ गया था और वांजी चौंकिया मुँह खोले उसकी बातें ही सुन रहा था। मैंने क्या बोला? अंदर जाओ और जाके चेंज करो और आइंदा ये नहीं पहनोगे तुम। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है और आप मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हारा हाँ, मुझे पता है, जा रहा हूँ मैं, बाय-बाय। वो चला गया था और अब वो भाई का वर्ड सुनना ही नहीं चाहता था और वो शान तो भाई बोलने भी नहीं वाला था। वो तो उसे यही कह रहा था कि मैं तुम्हारा ख़्याल रखता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हारी तरफ देखे या किसी की नज़रों में तुम्हारे लिए बुराई हो। वो ये कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया और वांजी भी तो डर के भाग ही गया ना, वो भी तो उसे अपना भाई समझता है ना। वो शान पास चुप ही हो गया था। हाँ, अच्छा है उसे यही समझना चाहिए और मुझे बुरा लगेगा ही भी क्यों? वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, मुझे बस मोना के बारे में सोचना चाहिए। मोना, बस मोना ही है मेरी लाइफ में और कोई नहीं।